कलर। देखो नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। Applications of coordination complex. Coordination complex. Number 1. In estimation of hardness of water. In estimation of hardness of water. तो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो किसके वजह से होता है? Mg कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस किस फॉर्म में? सल्फेट बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, इन तीनों के फॉर्म। इसकी वजह से होता है हार्डनेस। एक होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। सपोज हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे CaSO4 है वाटर में, इस वाटर को हार्ड वाटर बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर बोलेंगे। और इस पर रिएक्शन करेंगे हम लोग EDTA ओवरऑल चार्ज -4 के साथ। इसका रिएक्शन करेंगे EDTA। अब मैंने आपको ये भी बोला था, जब भी कभी ऐसा लिखा जाता है कि किसी रिएक्शन में OH- को यूज किया है, ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा है कि OH- होगा, तो रियल में ऐसा नहीं है। माइनस के साथ कौन होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो इसके जगह हम यहाँ पे NaOH भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग KOH भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो भले नेगेटिव लिखा हुआ है लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है। नेगेटिव लिखने का मतलब होता है उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? OH-, तो उसके साथ जो पॉजिटिव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज किसी रिएक्शन में लिखा जाता है HCl, इसका मतलब रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। लेकिन कभी-कभी रिएक्शन में ऐसा लिखा जाता है ओनली H+, इसका मतलब रिएक्शन कौन से मीडियम में हुआ? लेकिन एसिडिक में से H+ है काम का या नेगेटिव पार्ट का आपका है? H+। और इससे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? H+। तो इसके जगह आप HCl भी लिख सकते हो, आप H2SO4 भी लिख सकते हो, या तो आप H3PO4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है EDTA/4, इसका मतलब यहाँ पे मेन काम किसका होगा? EDTA/4 का। और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है? -4। तो -4 को स्टेबलाइज करने के लिए कितना होगा? +4। सपोज मैं यहाँ पे Na यूज करूंगा तो क्या बनेगा? Na4EDTA। समझ में आ रहा है? लेकिन काम किसका है? EDTA। इसलिए किसको नहीं लिखा हुआ है? Na। मतलब कटायन पार्ट को नहीं लिखा हुआ है, अनायन पार्ट को लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब ये SO4 वाला है, उसमें से मैंने बोला यहाँ पे ओनली Ca+2 लिखा है, मतलब काम का कौन है? Ca+। तो ये Ca+2 जब SO4 के साथ रहेगा तो हार्डनेस शो करेगा। और उस सोल्यूशन के अंदर हमने किसको ऐड कर दिया? EDTA। किसको लेके जाएगा? और क्या बनाएगा? Ca2EDTA। क्या बनेगा? Ca2EDTA। अब Ca2 क्यों आया? कैल्शियम का चार्ज कितना है? +2 और EDTA के ऊपर -4। तो -4 को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? +4। तो Ca कितने यूज किए? 2। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कितना हार्डनेस रहेगा ये पता करना है तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? EDTA के साथ। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? तो हार्डनेस है कि नहीं है वो चेक करना है तो हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे? EDTA के साथ। या तो हार्डनेस को रिमूव करना होगा तो भी किसके साथ रिएक्शन करेंगे? EDTA के साथ। पहले ये कौन से फॉर्म में था? सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब क्या बनेगा? कैल्शियम EDTA। तो हार्डनेस रहेगा या निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हार्डनेस को रिमूव करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? EDTA को यूज कर सकते हैं। ये रहेगा पहला एप्लीकेशन। समझ में आ गया? इसमें हेडिंग क्या लिखा था? एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। रिएक्शन का लिखोगे ये वाला।
ठीक है। सेकंड, in extraction of metal, in extraction of metal, in extraction of metal, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मेथड दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस और दूसरे को बोलते हैं मॉन कार्बोनिल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? मॉन कार्बोनिल प्रोसेस, ठीक है। अब ये क्या होगा बताता हूँ मैं, ठीक है। अब हमने बोला कि मॉन कार्बोनिल प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे किसको यूज करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे लिगेंड करके, और यहाँ पे लिगेंड करके किसको यूज करेंगे? Cn माइनस, किसको यूज करेंगे? Cn माइनस। ये दोनों के दोनों जो मेथड होते हैं वो इम्प्योर मेथड को इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 में आता है आइसोलेशन वाला, ठीक है। टेक्स्ट बुक निकालो, इक्वेशन 6.5, इक्वेशन 6.5, इक्वेशन नंबर 6.5 चैप्टर नंबर 6 में होगा। इक्वेशन नंबर 6.5, इक्वेशन नंबर 6.5 मिला? क्या लिखा हुआ है? मेथड Cn/2 प्लस, देखो हमारे पास मेटल था, इसका रिएक्शन Cn के साथ किया तो उसने मेटल Cn/2 बनाया, और चार्ज कितना है? माइनस। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? प्लस। समझ में आ गया? अब हुआ ऐसा कि हमने जो मेटल बनाया है वो मेटल कौन से फॉर्म में है? साइनाइड। कौन से फॉर्म में है? साइनाइड। प्योर मेटल का मतलब क्या होता है? वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा। ये मैंने बोला कि मुझे आयरन को प्रोड्यूस करना है और मुझे आयरन ऑक्साइड मिला, तो सही हुआ गलत हुआ? क्योंकि मुझे आयरन को बनाना तो मुझे मिलना भी क्या चाहिए? आयरन। लेकिन मुझे आयरन ऑक्साइड मिला, इसका मतलब वो प्योर हुआ कि इम्प्योर हुआ? इम्प्योर। तो उसका क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा और आयरन को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना होगा। वैसे ही कुछ एलिमेंट जो होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कौन सा होता है वो उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में समझा हुआ क्या? तो यहाँ पे जो मेटल है वो किस में रहता है? साइनाइड। तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? Cn, और मेटल कौन है? M। इसका रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग? Zn के साथ करेंगे। अब बोले थे सर आप ये ब्रैकेट के अंदर का एक्सचेंज कैसे हुआ? मैंने आपको ये भी बोला था, रिएक्शन हमेशा उस टाइप पे होता है जिस टाइप में प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब जब हम यहाँ पे Zn+2 को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे Zn+2। ये साइनाइड जो है ना वो इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता है इजीली, लेकिन इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो क्या करेगा? इसके साथ फिलहाल के लिए बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, हमको कुछ काम करने के लिए बाहर जाना है और हम चाहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ हो, लेकिन किसी काम के वजह से बाहर गया है तो वो अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो हाई वाला फ्रेंड है उसको बोलेंगे मेरे साथ चल। आधे रास्ते तक गए, आपका मेन फ्रेंड मिल गया तो आप क्या बोलेंगे? एक काम तो घर चले जाओ, उसके साथ चले जाओ। सेम कंसेप्ट यहाँ पे। तो साइनाइड को पहले कोई मिला नहीं था, तो जो मिला उसके साथ बॉन्ड बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? इसको Zn+2 मिल गया, और साइनाइड जो होता है वो Zn+2 के साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, तो मेटल का साथ छोड़ देगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ZnCn/4। जरूर नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होना चाहिए, जस्ट हम एक मेटल को निकाल के दूसरे मेटल को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से बाहर कौन निकल गया? हाँ, कौन निकल गया? M। और M की जगह कौन आ गया? और यहाँ पे हमको कौन मिलेगा? तो हमको जो मेटल प्रिपेयर करना था वो मेटल पहले किस फॉर्म में था? साइनाइड। अभी उस साइनाइड में से किसको निकालना था? Cn को। तो Cn को निकालने के लिए हम ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे जिस मेटल के साथ कौन इजीली बॉन्ड बनाएगा? साइनाइड। तो हमने Zn के साथ बॉन्ड बना दिया, तो साइनाइड जो रहेगा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तो ये निकल जाएगा बाहर कौन? M। तो M हमको फ्री मिला, कंबाइंड स्टेट में मिला। तो इस प्रकार से हमने इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए किसको यूज किया?
और इस मेथड को बोलते हैं हम लोग साइनाइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? साइनाइड प्रोसेस। समझ में आ रहा है? दूसरा जो होता है वो होता है कार्बोनिल प्रोसेस। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल प्रोसेस। सिंपल एग्जांपल, आप तो घूमने के लिए जा रहे हो, तो सामान लाने के लिए मम्मी ने आपको दुकान भेजा। दुकान थोड़ा लंबा है, बीच में डॉगीज की गैंग खड़ी थी। छोटे रहते ना वो, और छोटे डॉगीज का प्रॉब्लम नहीं होता, एक और पीछे पड़ गए तो आप जहाँ जाओगे पीछे पीछे आते हैं। अब आप जिधर जा रहे हो उधर आ रहे हैं, आप दौड़ के जा रहे हो तो भी फास्ट आ रहे हैं, आपने अपना स्पीड कम किया तो उन्होंने भी अपना स्पीड कम कर दिया, लेकिन आपको उनसे पीछा छुड़ाना है। इसलिए आप एक छोटे से गली में घुस गए, वो वहां भी आ गए। अब आपको उसको पीछा छुड़ाना है। इतने में आपको देखा वहां से हेलीकॉप्टर जा रहा है और उसने एक रस्सी नीचे छोड़ी, तो आप क्या करोगे? रस्सी को पकड़ोगे तो ऊपर कौन जा रहा है? हेलीकॉप्टर। उसके साथ रस्सी, और रस्सी के साथ और रस्सी के साथ आप उतना आएगा नहीं आएगा? नीचे आएगा। थोड़ी देर के बाद क्या बोलेगा? अब हो गया काम, नीचे उतरा। नीचे उतरोगे, हाथ छोड़ दोगे, आप अपने घर जाओगे, बोले चलो कुत्ते से छुटकारा मिल गया। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है इम्प्योर मेटल के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे मेटल है और मेटल के साथ इम्प्योरिटी है, और अलग नहीं है, वो कंबाइन है। तो मेटल के साथ इम्प्योरिटी है, आईएमपी का मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटी है। ठीक है, मेटल जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है, इम्प्योरिटी जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है। ये भी नॉन वोलेटाइल है, ये भी नॉन वोलेटाइल है। तो पूरा तो कुछ नहीं होगा, और आप बहुत कोशिश करो लेकिन दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? इसका रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका एक पॉइंट यहाँ काम आएगा। तो अब क्या होगा? ये कार्बोनिल जो रहेगा वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और ये यहाँ पे बनाएगा मेटल कार्बोनिल। क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनिल। मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, मोनो पर लिख के दिया था। मोनोसेंट्रिक कार्बोनिल्स आर वोलेटाइल इन नेचर। ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट में थे? सॉलिड स्टेट में। और जैसे मेटल कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये कौन से स्टेट में चला जाएगा? गैसियस स्टेट में। और इम्प्योरिटी कौन से स्टेट में रहेगा? हाँ, सॉलिड स्टेट। सेपरेट होगा कि नहीं होगा? अब मेटल रहेगा ऊपर ऊपर और इम्प्योरिटी रहेगा नीचे, हो गए दोनों सेपरेट। लेकिन यहाँ पे आपको मेटल मिला या मेटल कार्बोनेट? मेटल कार्बोनेट। लेकिन पहले तो हमने कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाया। क्यों? क्योंकि हमको पता था ये दोनों के दोनों कौन से स्टेट में, और दोनों के दोनों वाटर में सोल्यूबल है, तो इसको पानी में सोल्यूबल करेंगे, ये भी सोल्यूबल होगा, तो फिल्ट्रेशन करके भी सेपरेट नहीं कर सकते। ये भी वाटर में इनसोल्यूबल है, ये भी वाटर में इनसोल्यूबल है, उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर आपसे बंद हो गए थे, फिर एक ही मिला हेलीकॉप्टर वाला। तो हमने क्या किया? हेलीकॉप्टर के साथ बॉन्ड बना दिया, और मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो गैसियस वोलेटाइल होते हैं, इवेपोरेट हो गया। तो हमको क्या मिला? मेटल कार्बोनेट। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। साथ में कौन मिला? तो नीचे अलग हो गया। अब हमारे पास क्या है? आपको चाहिए क्या? तो इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? मेटल और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। क्या होगा? मेटल अलग सॉलिड स्टेट में और कार्बोनिल अलग। रस्सी तोड़ दी, आप नीचे, जमीन के ऊपर, हेलीकॉप्टर ऊपर। तो यहाँ पे आपको मेटल कैसा मिला? प्योर। यहाँ पे मेटल कैसा था? प्योर। इसको यूज किया कार्बोनिल को, और इस मेथड को बोलते हैं नॉन कार्बोनिल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? नॉन कार्बोनिल प्रोसेस। तो दोनों में हमने कॉम्प्लेक्स बनाया और इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया। इस केस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इक्वेशन कौन सा बोला था? 9.6.5 और 6.5 है इक्वेशन। पहले कौन सा साइनाइड वाला दिया हुआ है? हां, आपको पहले साइनाइड वाला दिया। साइनाइड प्रोसेस करके लिखो और फिर साइनाइड। हां, कोऑर्डिनेशन बहुत कैसा है? अरे हर किसी का टेंडेंसी अलग अलग होता है, हम देख के नहीं बोल सकते कि इसमें 2 1 बने तो ये भी 2 बनना चाहिए। जिंक जो होता है वो +2 में है, और जिंक जब +2 में रहेगा तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें 2 मोल यूज करेंगे, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल बाहर निकलेगा।
हर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी पहले में 2 थे तो दूसरे में 2 ही होने चाहिए। ठीक है, कौन सा लिखा आपने? साइनाइड प्रोसेस। उसके नीचे कौन सा लिखना है? कार्बोनिल। कौन सा लिखना है? कार्बोनिल। वो है इक्वेशन 6.52। इक्वेशन 6.52। है ना कार्बोनिल वाला? है कि नहीं है? इसमें जो ये निकल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कौन है? ये वाला। हाँ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वो तो लिक्विड शेप में नहीं रहेगा, लिक्विड शेप में नहीं रहेगा। हाँ, ये मोनोसेंट्रिक होते हैं तो वो वेपर फेज में चले जाएगा। वोलेटाइल होता है ना, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर हो जाएगा। नॉर्मली होता लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे थोड़ा सा भी वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? इजीली वेपर होता है लिक्विड स्टेट में, बट वोलेटाइल होता है। जैसे किसी ने पूछा पेट्रोल कॉन्सेंट्रेट में होता है, लेकिन होता क्या? वोलेटाइल है ना, इजीली वेपर होता है, बस वैसे ही होता है। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गए। हाँ, पहला कौन सा था? 6.5 और दूसरा था 6.52। मिला दोनों इक्वेशन? एक कार्बोनिल वाला है और दूसरा साइनाइड वाला है। 6.52 इक्वेशन नंबर उसी चैप्टर में है। अरे इक्वेशन नंबर के साथ बताए और क्या करूं मैं? आपको असल आके दिखाने से रहा बस। और इक्वेशन के राइट साइड में नंबर लिखा हुआ है। कैसे चीटिंग करोगे आप? पता नहीं। ठीक है, नंबर 3। इन बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इसमें लिखो नंबर 1 या स्मॉल a हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो कंप्लीटली प्रोटीन का बना होता है। इसका प्रोटीन का, और प्रोटीन के बीच में होता है एफी। कौन होता है? तो प्रोटीन जो होता है ना उसको बोलते हैं ग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। और उसके अंदर होता है आयरन, और आयरन को बोलते हैं हीम, और हीम प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? Fe। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कौन होता है? इससे अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब ये पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वो कौन रहेगा? प्लस। तो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है Fe। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? प्लस। ठीक है, नंबर 2 लिखा। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? Fe+। दूसरा आता है क्लोरोफिल। नाम सुना है पहले? याद है कुछ? 10 याद है तो बहुत है। दूसरा कौन है? क्लोरोफिल। ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है Mg+। कौन प्रेजेंट होता है? Mg+। ठीक है, तीसरा कंपाउंड जो होता है वो होता है विटामिन B12। विटामिन B12 ये भी एक कॉम्प्लेक्स जैसा है, बीच में मेटल है और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। और यहाँ पे जो मेटल होता है ये होता है कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। ठीक है, एंड लास्ट वन डी एंजाइम। और एंजाइम में होता है जिंक, Zn+।
ठीक है। मेटल्स के नाम इसलिए याद रखने क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मेटल रहेगा विद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दीज आर बायोलॉजिकल फ्यूज। नेक्स्ट वन, as a catalyst, Wilkinson catalyst, Wilkinson catalyst, इसका नाम लिखो, नेम ऑफ मॉलिक्यूल, ये उसका नाम है, फॉर्मूला ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन क्लोराइड रोडियम RH रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन क्लोराइड। ठीक है, रोडियम का मतलब RH, ये 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड होता है क्लोरीन के साथ और 3 बॉन्ड होते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन के साथ। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 pH, यहाँ पे 2nd pH, यहाँ पे 3rd pH। जैसे pH3 को बोलते हैं फॉस्फाइन, क्या बोलेंगे? फॉस्फाइन। तो pH by 3 को बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, क्या बोलेंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। हम pH की बात करेंगे तो फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड बनाए? 3, तो एक क्या रहेगा? लोन पेयर। वैसे फॉस्फाइन में रहेगा, यहाँ पे रहेगा फॉस्फोरस, यहाँ पे रहेगा 1 बेंजीन रिंग, यहाँ पे रहेगा दूसरा बेंजीन रिंग और यहाँ पे रहेगा तीसरा बेंजीन रिंग और यहाँ पे रहेगा लोन पेयर। तो ये किसका काम करेगा? लिगेंड का। वैसे कितने बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। तो ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट। लिखो इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। pH3/3 तो है ना, pH3/3, 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 pH3, pH3 ऐसा। अरे एक फॉस्फोरस है और 3 फॉस्फाइन, तो रीड कैसे करेंगे इसको? P इन ब्रैकेट pH/3 ऐसे, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ठीक है। नेक्स्ट, इन मेडिसिन पहला सिस्प्लैटिन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। बताया था मैंने, क्या टेक्स्ट में भी स्ट्रक्चर किया हुआ है। सिस्प्लैटिन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। Cisplatin for cancer treatment. Next, EDTA for lead poisoning. EDTA for lead poisoning. EDTA for lead poisoning. तो जिसमें मैगी के ऊपर बैन आया था, रीजन था ये लेड। टेस्ट अच्छा करने के लिए मैगी बनाने वाले कंपनी ने उस मैगी के अंदर लेड का क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा रखा था, और इस लेड का क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा होता है तो ये स्लो पॉइजन के जैसे काम करता है। एक डेफिनेट क्वांटिटी बॉडी में जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा,
इससे ज्यादा जाएगा तो धीरे धीरे ये बॉडी में पॉइजन को कलेक्ट करता है और इससे बाकी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट होता है। तो जो फूड डिपार्टमेंट था उनको ऐसा पता चला कि मैगी के अंदर जो लेड का क्वांटिटी है वो लिमिट से ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि वो ह्यूमन बॉडी के जो बाकी के ऑर्गन से उनको डैमेज कर सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत उस टाइम पे क्या किया था, बैन किया था। ठीक है, दैट इज द रीजन बिहाइंड उसको बैन क्यों किया था, क्योंकि उसके अंदर कौन प्रेजेंट था, लेड। ठीक है, अब लेड जो होता है, ठीक है, इनकेस बॉडी के अंदर चला गया तो क्या करेंगे, तो इनकेस बॉडी के अंदर चला गया तो ये लेड क्या करता है, डिफरेंट एंजाइम के साथ मतलब ऑर्गन के साथ रिएक्शन करके उसको डैमेज करने का काम करेगा। तो जैसे बॉडी के अंदर ये चले जाएगा तो क्या करेंगे, इसके अंदर बॉडी के अंदर पूरा EDTA को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे EDTA। ये लेड जो रहेगा वो फ्री फॉर्म में रहेगा तो पॉइजन का काम करेगा और कंबाइंड फॉर्म में रहेगा तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर लेड चला गया है तो तुरंत क्या करेंगे, उसको एज ए मेडिसिन करके क्या देंगे, EDTA क्या करेगा, लेड के साथ बॉन्ड बनाएगा और लेड को ब्लॉक कर देगा और फिर ये जो लेड रहेगा वो हमारे बॉडी में कोई भी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि किसी ने पॉइजन लिया है तो पॉइजन उस टाइप को उसको जो मेडिसिन दी जाती है वो इस हिसाब से कि जो पॉइजन का मॉलिक्यूल है उसकी एक्टिविटी को वो क्या करे, ब्लॉक करे। तो वैसे ही ये लेड जो पॉइजन होता है, इस पॉइजन को ब्लॉक करने का काम कौन करता है, EDTA। तो EDTA क्या करेगा, इस लेड के साथ कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हमने बोला था कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मेटल के प्रॉपर्टी और लिगेंड के प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के पहले पॉइजन का काम करता था, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद नहीं करेगा। इसलिए हम इन दोनों को यूज करते हैं। एक होता है सिस्प्लेटिन कैंसर के लिए और EDTA लेड पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन फोटोग्राफी, आई थिंक 11th फोटोग्राफी वाला बताया था मैंने। इसको यूज करते हैं AGPR, ठीक है। AGPR ही होता है, AGCL जब 10th में आता है AGPR, लेकिन रियल में AGPR ही होता है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव होता है इसलिए। उसमें लिख दो फोटोग्राफी प्लेट में यूज करते हैं किसको, AGPR, इसको यूज करते हैं AGPR। और AG जो होता है वो हाइपो सॉल्यूशन के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो सल्फेट मतलब सल्फेट SO4-2 इसको बोलते हैं सल्फेट। स्ट्रक्चर रहेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस अटैच टू O माइनस। सही है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल। यहाँ लगाएंगे Na+, यहाँ लगाएंगे Na+, नाम क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट। क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट। इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल के यहाँ पे सल्फर लगाते हैं और इसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपो सॉल्यूशन। तो ये हाइपो सॉल्यूशन जो होता है वो काम क्या करता है, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, AGPR। लेकिन कब, जब वो Ag+ फॉर्म में रहेगा, वो कौन से फॉर्म में रहेगा, Ag+। जब फ्री फॉर्म में रहेगा तो लाइट सेंसिटिव रहेगा। तो इसको जब वॉश किया जाता है डार्क रूम में, तब बचा हुआ जो AGPR होता है उसको इस हाइपो सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है। तो ये हाइपो सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, इस Ag+ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और जैसे ही ये Ag+ का कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो फिर लाइट सेंसिटिविटी लूज कर देगा और इसके बाद इस प्लेट के ऊपर कितना भी लाइट आएगा तो भी वो उस इमेज को डैमेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस AGPR को वॉश करने के लिए इस हाइपो सॉल्यूशन में यूज करते हैं और ये जो Ag+ है वो हाइपो सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो लूज कर देगा। AGPR AGCL दोनों लाइट सेंसिटिव है, AGPR ज्यादा है। AGPR हाइपो सॉल्यूशन के साथ बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाता है और अपनी लाइट सेंसिटिविटी लूज कर देता है।
कलर्स ऑफ जेमस्टोन, नेक्स्ट टॉपिक, कलर्स ऑफ जेमस्टोन। जेमस्टोन देखे हैं? सभी का कलर सेम होता है, डिफरेंट होता है? क्यों होता है, उसका रीजन देखते हैं। कोरंडम मतलब वाटो ऐसे नहीं है। इसका मेन कंपोजिशन रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या रहेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा जो होता है वो होता है बेराइट। क्या होता है? बेराइट। और इसका फॉर्मूला होता है Be3 Al2 Si6 O18. This is beryl and this is corundum. ठीक है? अब इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, ये सिलिकेट होता है। क्या होता है? सिलिकेट। जिन्होंने ग्रुप नंबर 14 अच्छे से पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा था, तो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर करके भी बताया था कि ये कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। सिलिकेट जो होता है वो नॉर्मली ऐसा होता था, O-1, O-1, O-1 और O-1 टेट्राहेड्रल। तो मैंने आपको दिखाया था, एक टेट्राहेड्रल दूसरे टेट्राहेड्रल के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसका फॉर्मूला है SiO4, इसका है SiO4, लेकिन बनना क्या है? Si2O7, क्योंकि एक ऑक्सीजन कैसा रहेगा? कॉमन। -1 इसकी वजह से चार्ज कितना है? -3, इसकी वजह से -3। तो ऐसे हमने सिलिकेट देखे थे। कुछ ऐसे सिलिकेट जो लीनियर फॉर्म में है, कुछ ऐसे जो रिंग के फॉर्म में है। फिर ये भी देखा था एक ऑक्सीजन कॉमन है, फिर देखा था 2 ऑक्सीजन कॉमन है, फिर देखा था 3 ऑक्सीजन कॉमन है। तो इसी फॉर्म में से आता है ये सिलिकेट। और सिलिकेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेंगे? Be3 और Al2 कौन करेंगे? एल्यूमिनियम और बेरिलियम। ठीक है? अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 10, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 10। जितने भी जेमस्टोन होते हैं या तो वो इन दोनों के बने होते हैं। अब बोलोगे जेमस्टोन कैसे बनेंगे? तो जेमस्टोन जो होता है उसमें क्या होता है, ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, पॉलीमरिक फॉर्म में। तो उनमें से एक आध एल्यूमिनियम को निकाल देंगे और वहां पे हम डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट में D1 से लेकर D9 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? डी ट्रांजिशन करेगा और पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा। उसके हिसाब से वो क्या करेगा? एमिट करेगा, और उसके हिसाब से वो क्या करेगा? कलर शो करेगा। तो ओनली Al2O3 है, तो ओनली ये मॉलिक्यूल है, तो कुछ भी कलर शो नहीं करेगा। तो जेमस्टोन का जो कलर होता है वो प्योर फॉर्म की वजह से नहीं होता है, इसके अंदर जो इम्प्यूरिटी होती है उसकी वजह से। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्रोमियम +2 को या +3 डाल दिया, तो इम्प्यूरिटी डाल दिया, तो इम्प्यूरिटी कौन हो गया? क्रोमियम +3। और वो क्रोमियम +3 क्या करेगा? डी ट्रांजिशन करेगा, और उस डी ट्रांजिशन की वजह से क्या करेगा? वो कलर को शो करेगा। इन दोनों को निकल गया कोरंडम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बेरिलेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर 1 लिखो इम्प्यूरिटी, यहाँ पे लिखो इम्प्यूरिटी, यहाँ पे लिखो उसका नेम, और यहाँ पे लिखो उसका कलर जेमस्टोन का। पहला लिखो क्रोमियम +3 इन C का मतलब कोरंडम, क्रोमियम +3 इन कोरंडम। इसका नाम आता है रूबी, इसका नाम आता है रूबी, और कलर होता है ब्रिलियंट रेड। ठीक है? सेकंड इम्प्यूरिटी रहेगा Fe+3
in C, Fe+3 in C, इसको बोलते हैं टोपाज। क्या बोलेंगे? टोपाज। इसका कलर होता है हाँ ग्रीन येलो, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन उससे कलर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए जो मिला है वही लेते हैं। तो इफेक्ट ट्रांजिशन करेगा तो कलर तो मिल ही सकता है। हाँ मिल सकता है, लेकिन हमको आर्टिफिशियली देखना पड़ेगा, ये नेचुरली है। वो कलर क्यों होते हैं वो पता करने की कोशिश किया गया, तो उसको पता चला कि इसके अंदर ये इम्प्यूरिटी के फॉर्म में है, तो वो कुछ अलग कलर शो कर रहा है, मतलब हर जेमस्टोन का कलर अलग अलग था। तो क्यों है ये पता करने के लिए उसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया गया, तो पता चला कि जो रूबी होता है उसमें कुछ एल्यूमिनियम क्लस्टर मिसिंग है, और वहाँ पे कौन प्रेजेंट है? क्रोमियम क्लस्टर। और टोपाज में जब पता किया गया तो ये पता चला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में से कुछ एल्यूमिनियम क्लस्टर मिसिंग है, और वहाँ पे कौन ऐड किए हैं? Fe+. नेक्स्ट Mn+3 in C, खतरनाक नाम है इसका। एमेथिस्ट क्या है? एमेथिस्ट जो बोलना है बोलो। और इसका कलर होता है डीप पर्पल, इसका कलर होता है डीप पर्पल। नेक्स्ट इम्प्यूरिटी रहेगा कोबाल्ट+3 और वैनेडियम+3 इन C, कोबाल्ट+3 और वैनेडियम+3 इन C। ब्लू सैफायर, ब्लू सैफायर इसका नाम, ब्लू सैफायर, और कलर ब्लू, ब्लू ये सही है। नेक्स्ट क्रोमियम+3 इन B, क्रोमियम+3 इन B, B मतलब बेराइल, ये भी खतरनाक है इंग्लिश वाला। इसका कलर कौन सा रहेगा? और पहचान है आपको? ये कितने साइड है? आपको लेकर जाना चाहते दुकान में, तो पसंद आएगा तो उसे उठा लेंगे। नेक्स्ट Fe+3 इन B, Fe+3 इन B, एक्वामराइन इसका नाम, एक्वामराइन, कलर ब्लू। ये भी खतरे का लगा दो। नेक्स्ट लिखो, कलर इम्प्यूरिटी की वजह से आता है, प्यूरिटी की वजह से, कभी कभी इम्प्यूरिटी होना भी अच्छा होता है। सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, देखो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, उसके ऊपर वाले लाइन में लिख दो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है, नॉर्मली ऑर्गेनो मेटालिक जो होता है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एक होता है ऑर्गेनो और दूसरा होता है मेटालिक। मेटालिक का मतलब होता है मेटल और ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ईस्ट कभी ऐसा है
ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली मेटल को अटैच है, इफ ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली मेटल को अटैच है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे ग्रीनकार्ड रिएजेंट आता है RMgX, ठीक है। R का मतलब होता है CH3, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, CH3MgCl। दूसरा लिखता हूं मैं CH3 अटैच टू Na, और तीसरा लिखता हूं मैं CH3 अटैच टू Cl, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोपार्ट। और यहाँ पे क्लोरीन कौन है? हैलोजन, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोहैलाइड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोहैलाइड। इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक। इसको ऑर्गेनोमेटालिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक हैलाइड, ठीक है। अब हैलाइड को छोड़ के ऑर्गेनिक और मेटल को देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और मेटल दोनों के बीच में बॉन्ड है, और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन से बना है, पाई इलेक्ट्रॉन से बना है? सिग्मा। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Mg है और यहाँ पे CH3 है, तो इसको मैं ऑर्गेनोमेटालिक बोल सकता हूँ। ऐसा अपना ये वाला पार्ट कौन सा है? और ये कौन है? मेटल। ये कौन है? मेटल। और ये कौन है? ऑर्गेनिक। तो इसको बोल सकता हूँ ऑर्गेनोमेटालिक। और ये पे ऑर्गेनिक और मेटल दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है? सिग्मा। तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड। समझ में आ गया? अब होगा ऐसा, यहाँ पे मैंने प्लैटिनम लिखा है और ये +2 स्टेट में 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, और यहाँ पे प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई थिंक 11 में मैंने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है, और इसलिए पाई बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करता है। तो सपोज यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे हमारे पास H+ और OH- है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर H+ अटैक करेगा। कौन अटैक नहीं करेगा? OH। उसका रीजन क्या है? जो वहाँ पे भी पाई बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा किसको पुल करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। किसको रिपेल करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच को। और इसलिए ये पाई बॉन्ड किसको अट्रैक्ट करता है? H+। तो जब ये हम मानते हैं कि पाई बॉन्ड है और वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन देगा या देगा? हाँ, देगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये H+ है हमको पुल नहीं कर रहा है, लेकिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बराबर कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? बॉन्ड। इसमें सभी के सभी बॉन्ड कैसे है? सिग्मा। और इसमें तो हम क्या बोलेंगे? सिग्मा की वजह से कैरेक्टर ऐसा हुआ है, पाई की वजह से? पाई की वजह से। इसका मतलब जहाँ पे भी पाई बॉन्ड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ देता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा की वजह से, यहाँ पे है सिग्मा की वजह से, यहाँ पे है सिग्मा की वजह से, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? मेटल। और ये कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। भले ही वो पहला बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा होगा, लेकिन हमने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन से यूज किए? कौन से? पाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई कंपाउंड या पाई बॉन्डेड कंपाउंड। इसमें ओनली पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड भी है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये कौन सा है? पाई। समझा नहीं समझा? सेकंड थिंग, अब मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास जो 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच। ओके, अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? तो मुझे बताओ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
पाई बॉन्ड कितने हैं? क्या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा? हाँ, अरे पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर के बीच में घूमेंगे? अरे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, तो क्या ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा? कहाँ पे? A के साथ या C के साथ? C के साथ। तो फिर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम्स के बीच में घूम रहे हैं? 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने रेजोनेंस पढ़ा था तब बोला था, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? 3। और ये तीनों, तो यहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है कौन सा? कोऑर्डिनेट। तो जिस पाई बॉन्ड को यूज करके, जिस पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन असल में कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? कितने? कौन सा? C, D और E। तो इसको लिखा जाता है ईटा 3। क्या लिखा जाता है? ईटा 3। ईटा 3 का मतलब होता है यहाँ पे जो लिगेंड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन असल में कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? कितने? तो इसको लिखेंगे ईटा 3। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे इस प्रकार का मॉलिक्यूल है, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? हाँ, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम के बीच में रहेंगे? 2। और जब ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटा 2। इसको बोलते हैं ईटा 2। क्या बोलेंगे? ईटा 2। इसको लिखेंगे ईटा 2। ये 2 का मतलब क्या हुआ? जिस पाई बॉन्ड के वजह से इसने बॉन्ड बनाया है, वो पाई बॉन्ड कितने एटम्स के बीच में घूम रहे हैं? 2। क्लियर है? अब मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस शो करेगा? हाँ, है नहीं? कितने पाई बॉन्ड है? 2। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो कितने एटम्स के बीच में घूमेंगे? 4। रेजोनेंस शो करेगा ना? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और यहां से जब मैं ऐसा लिखूंगा किसके लिए? मेटल के लिए, तो ईटा 1 लिखो, ईटा 2 लिखो, ईटा 3 लिखो, या ईटा 4 लिखो? ईटा 4। तो इसको लिखेंगे हम लोग ईटा 4। क्या लिखेंगे? ईटा 4। नहीं समझा? अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक रिंग ड्रॉ करता हूँ 5 मेंबर। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? 5। अब बोलो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? 4। तो इसमें ईटा का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा, 5 होगा या 3 होगा? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? 4। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज लिखा, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम के बीच में घूमेंगे? 5। सही है? तो जब मैं यहाँ से ऐसे बॉन्ड लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ईटा। क्या लिखना पड़ेगा? ईटा। ये ओल्ड कंसेप्ट है, उसमें तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कोई कुछ लोग ओल्ड वाला मटेरियल रेफर करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है? अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, इसका मतलब रेफर करो। यहाँ पे मेरे पास दूसरा 5 मेंबर रिंग है और बीच में Fe है, तो एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा और दूसरा बॉन्ड यहाँ से बनेगा। ऊपर 5 मेंबर है और नीचे 5 मेंबर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ऊपर के लिए लिखेंगे ईटा 5 और नीचे के लिए लिखेंगे ईटा 5। तो यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे दूसरे, दोनों के बीच में कौन है? सैंडिंग बन गया। और ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं फेरोसीन। क्या बोलते हैं? फेरोसीन। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे फेरोसीन। ऐसा भी हो सकता है ऊपर 6 मेंबर है और नीचे 5 मेंबर है और बीच में मेटल है, तो
वैल्यू कितना रहेगा बीटा सी और इसके लिए कितना रहेगा बीटा। ठीक है, हाँ ये वाला इसका फॉर्मूला क्या होगा प्लैटिनम Cl3 P2N4। ठीक है, साइसेस सॉल्ट डिसस सॉल्ट जो प्रोनाउंस करना है कर लो, स्पेलिंग लिख के दिया। ठीक है, देखिए गीता वाला समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पूछा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। इन केस क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछता तो निकाल दिया फिलहाल। देखो इसमें ओनली पाई बॉन्डेड को यूज किया। ठीक है, इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड को यूज किया, इसमें सिग्मा और पाई दोनों। तो इनके क्वेश्चन पूछा गया कि जाइसेस सॉल्ट जो है जीसस सॉल्ट जो है वो ओनली सिग्मा में आएगा, ओनली पाई में आएगा, सिग्मा विद पाई में आएगा, सिग्मा विद पाई। ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिख के पूछा तो क्या लिखोगे ओनली सिग्मा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिखा जाएगा तो ओनली पाई, ओनली सिग्मा, सिग्मा एंड पाई साथ। जितना जरूरी था सभी मैंने बता दिया है। और अगर लेक्चर होगा तो डाउट देख लीजिए। नेक्स्ट वाला चैप्टर या तो 1 या तो 2 होगा, या तो सॉलिड स्टेट या तो सॉल्यूशन। कौन से हो गए? 9 ही है ना, ठीक है। ये वाला खत्म कर देते हैं। इसमें कितना हो गया? तो हो गए। इसमें आता है मैथ 4 मैथ आता है।